हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम लेकर हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के सभी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी हर टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके इसमें कुल टोटल 7 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से आपके क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप सभी देखेंगे, सभी क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हर टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन देखें तो आपकी पूरी जूलॉजी में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं वो लगभग 300 प्लस क्वेश्चन होंगे, 300 साढ़े 300 के लगभग क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़कर जाएंगे तो लगभग 80% आपका कोर्स कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन फंसेंगे आदि आपके जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं। तो देख लेते प्रश्नों को। यहाँ पे देखो, पहला चैप्टर है आपका पादप जल संबंध। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर आप नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख पाएंगे और मैं बताता भी चलूँगा हर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखेंगे हर एक जो चैप्टर्स हैं उसके आंसर आपको यहाँ पे नीचे शो है। ठीक है, आगे चलता हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखो पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन पहला है। यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इन्हें लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कितने कार्बन के अणु होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का आपका सामान्य सूत्र है CnH2nOn। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट बनता है तो कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 कार्बन युक्त शर्करा कहलाती है। तो 5 कार्बन युक्त शर्करा कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटोज शर्करा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मोनोसैकेराइड है। तो निम्न में कौन मोनोसैकेराइड याद रखना कौन सा है, राइबोज है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैनोज जो आपका मोनोज एक है क्या है, ट्राइसैकेराइड या हेक्सोज मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या पेंटोज। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि असममित कार्बन पाए जाते हैं। असममित कार्बन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्ट शर्करा है। तो माल्ट शर्करा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अपचायक शर्करा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के संघनन से बनता है माल्ट शर्करा, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज मिलकर एक ट्राइसैकेराइड का निर्माण करते हैं जो कि है। तो वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेफिनोज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म मोनोसैकेराइड है। तो निम्न में कौन सा युग्म मोनोसैकेराइड है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन डाइसैकेराइड है। तो निम्न में कौन डाइसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H10O5 का होल n। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पॉलीसैकेराइड निम्न में किसके संघनन से बनता है। तो पॉलीसैकेराइड किसके संघनन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड किस प्रकार के बंध के द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे स्टार्च या सेलुलोज या हेमिस सेल्यूलोज या उपयुक्त सभी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लिपिड बनते हैं तो लिपिड किन किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वसी अम्लों में स्थिरीकरण से बनते हैं लिपिड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होते हैं? तो ये काफ़ी जी क्वेश्चन है, एक टफ भी क्वेश्चन है क्योंकि लोग इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो इन्हें सिर्फ आपको एक बार याद रखना है, बार बार नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद रखने का तरीका क्या है, सिर्फ दो ही विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, बी और सी। बाकी अलावा जो ए डी ई के ये चार होती हैं वो किस में होती हैं? आपकी वसा में घुलनशील होती है। यहीं पे पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो विटामिन यहाँ पे ए दी गई, जबकि बी और सी आप याद रख लीजिए। बी और सी आपकी जो विटामिन होती हैं वो आपकी जल में घुलनशील विटामिन थी। ठीक है, आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। कह रहा है कि वसा का संश्लेषण होता है, तो वसा का संश्लेषण होता है तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे आंसर कर जाएगा 1 ग्लिसरॉल और +3 वसी अम्लों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे वसीय अम्ल जिनमें द्विबंध नहीं पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे वसीय अम्ल जिनमें द्विबंध नहीं पाए जाते हैं संतृप्त, असंतृप्त, आवश्यक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा संतृप्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संतृप्त वसीय अम्ल है, तो संतृप्त वसीय अम्ल क्या है? एस्टिक अम्ल, पॉलिटिक अम्ल या कैप्राइक अम्ल या बी सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है और सी भी सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, निम्न में कौन से वसीय अम्ल कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वसीय अम्ल कौन से होते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, तो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे ऑरेकिडोनिक अम्ल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। ठीक है, असंतृप्त वसीय अम्ल कौन होते हैं? ऑरेकिडोनिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, फास्फोलिपिड के एक अणु में कितनी संख्या में वसीय अम्ल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 29, आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण होता है पौधों में, जंतु में, मनुष्यों में या इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण किस में होता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कैसे हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण ना तो पौधों में होता है, ना जंतु में, ना ही मनुष्यों में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है कि सभी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, लिपिड होते हैं, अभी क्वेश्चन एक आया था जैसे पहले, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया, किसकी उपस्थिति के कारण ट्राइग्लिसराइड समान तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त वसा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, ग्लाइकोलिपिड में निम्न में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो याद रखना कौन सा नहीं पाया जाता है? आपका फास्फोरस नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरलतम एमिनो अम्ल है, तो सरलतम एमिनो अम्ल कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लाइसरीन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, किस एमिनो अम्ल में NH2 यानी NH2 समूह के साथ NH समूह पाया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलीन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय एमिनो अम्ल है? तो निम्नलिखित में कौन अम्लीय एमिनो अम्ल है? ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, तो दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी से दिया है, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 37, क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, तो क्षारीय अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? ऑर्जिनिन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ यही से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसिन है, तो लाइसिन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, 38 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है वैलिन है, तो सॉरी यहाँ पे लाइसिन क्या है? तो यहाँ पे याद रखना एमिनो अम्ल है, तो लाइसिन क्या है? एमिनो अम्ल है, तो एमिनो अम्ल यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी,
एमिनो अम्ल, ठीक है। तो लाइसिन क्या है, एमिनो अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, तो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है आपका सिस्टीन, मेथिओनिन और सिस्टाइन, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऐसे एमिनो अम्ल जो जंतुओं के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आवश्यक एमिनो अम्ल है, तो आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं, ल्यूसीन, बैलिन या ट्रिप्टोफॉन या ये सभी, तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ऐसे एमिनो अम्ल जो आवश्यक नहीं होते हैं वे हैं, तो वे कौन से हैं, तो सेरीन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 43 दो एमिनो अम्लों के मध्य पाए जाने वाला बंध कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एमाइड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ये इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पे हिस्टोन, हीमोग्लोबिन और सीरम ग्लोब्यूलिन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी से हो जाएगा। उपयुक्त ये जो दिए गए हैं वो सभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपके दिए गए हैं जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम दूसरे चैप्टर पर जिसका नाम है आपका खनिज पोषण, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एंजाइम शब्द सर्वप्रथम दिया था, तो एंजाइम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो कोहने ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एंजाइम के नामकरण में प्रत्यक्ष के रूप में प्रयोग आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा, एस लगाया जाता है, ठीक है, ए एस ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। जो नामकरण होता है उसके बाद में जो अंत में होता है वो उसके रूप में क्या लगाते हैं ये पूछा है। तो यहाँ पे कोई भी शब्द होता है उसके बाद में अगर एस लगाते हैं तो वो क्या है, एंजाइम कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही हो जाएगा, सी सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया एंजाइम के नाम में प्रत्यय मतलब होता है आपका बाद में, जबकि उपसर्ग मतलब पहले होता है। तो कोई भी नाम होता है उसके बाद में कोई चीज़ लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एंजाइम के नाम में प्रत्यय एज लगाते हैं, ए एस ई का प्रयोग प्रतिपादित किया जाता है, जैसे कि डोलॉक्स लास्ट में एक्स लगा रहा है, एज आ रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे लगाया जा रहा है, के एस आ रहा है यहाँ पे, ए एस ई बन के कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि इनमें देखना है तो आर आ रहा है, ए आर ई आएगा लास्ट में, इनका देखेंगे तो ऑफ ए पी हो सकता है, ठीक है। और जो नर आ रहा है तो मतलब ए आर ई इसके हो सकते हैं, लेकिन इसी में आप देखेंगे आक्स आ रहा है, एक्स लास्ट में लॉक्स आ रहा है, तो एक्स बाद में जुड़ रहा है, ए एस ई कुछ जोड़ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको समझने हैं, तो ऐसे जो एंजाइम के नामकरण में ए एस ई लास्ट में जोड़ते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एंजाइम को वर्गीकरण में विभाजित किया गया है, तो एंजाइम को वर्गीकरण में विभाजित किया गया 6 भागों में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो कोएंजाइम भी कह सकते हैं, प्रास्थेटिक समूह या कोफैक्टर, तीनों कहा सकते हो, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन है एक आपका सरल एंजाइम और एक्सो एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, ए भी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया निम्न में कौन सा संयुग्मित एग्जाम है, तो कौन सा है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है कि को एंजाइम प्रायः होते हैं, तो विटामिन, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किस एंजाइम की दर तीव्र होती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा, ठीक है, बी से हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि अकार्बनिक को फ्रैक्चर कहलाते अकार्बनिक को फ्रैक्चर कहलाते हैं जो एक्टिवेटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपके डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन सा एंजाइम समूह स्थानांतरण का कार्य करता है, कौन करता है, ट्रांसफरेज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं कौन, अकार्बनिक तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया पर
क्रिया करता है, कौन सा ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी अभिक्रिया को आरंभ करने या प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एक्टिवेशन ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि क्वेश्चन नंबर 16 प्रेरित फिट सिद्धांत निम्न में किसने दिया था, तो कॉसलैंड ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चाबी ताला सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, तो फिशर ने दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईस्ट रेज एंजाइम संबंधित होते हैं, किनसे होते हैं, तो हाइड्रोलेजेस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च ताप का एंजाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो विकृत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं प्रोटीन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कह रहा है कि एंजाइम संवेदनशील होते हैं पीएच परिवर्तन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एंजाइम का फीडबैक अवरोधन होता है तो अंतिम उत्पाद द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम की क्रिया के लिए कौन सा मान आवश्यक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि केम का मान होता है अधिकतम क्रिया वेग का आधा मान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एंजाइम केम का मान पालन नहीं करता है, कौन सा प्लास्टो एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है किस तापमान पर एंजाइम अधिकतम क्रियाशील होते हैं, तो 23 से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया एंजाइम की केम वैल्यू किस सबस्ट्रेट सांद्रता की होती है, तो याद रखना 1/2 मैक्सिमम वी मैक्सिमम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंजाइम संवेदनशील होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम संवेदनशील होते हैं ताप, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि होलो एंजाइम है, तो होलो एंजाइम कौन से हैं, तो याद रखना कौन से पूर्ण एंजाइम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से किया गया क्रिया के फलस्वरूप कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बंधन ऊर्जा, ठीक है, कौन सी बंधन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 एंजाइम अवरोधक है, तो एंजाइम अवरोधक कौन सा है, सबनेट की डाई हाइड्रोजनेस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक एंजाइम गतिज रूप से पर्याप्त संपूर्ण है, इसका मापन इसके केन मान द्वारा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन क्वेश्चन से ज़रूर फंसेंगे, क्वेश्चन पढ़ के ज़रूर जाइए, इनको एक बार और रिवीजिंग कर लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर पहला ही है 3rd चैप्टर का, ठीक है, यहाँ पे 3rd चैप्टर का नाम है कार्बनिक पदार्थ का परिवहन, ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों का परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ग्लाइकोलिसिस कौन सी थी, कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज में कितने अणु पायरुविक अम्ल बनते हैं, जो 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में अपूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रक्रिया में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है तो HMP पाथवे, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन हो जाता है, तो हेक्सोकाइनेज द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो 8, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि क्रेब्स चक्र की क्रियाएं होती हैं,
तो माइक्रोकांड्रिया मैट्रिक्स में तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्रेब्स चक्र को कहते हैं TCA पाथवे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ BC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र शुरू होती है एक 6 कार्बन वाले यौगिकों के बनने से जो निम्नलिखित के मध्य अपक्रिया से बनता है, तो कौन से, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ DC हो जाएगा OAA प्लस एस्टिल कोएंजाइम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि क्रेब्स चक्र में सक्सिनेट फ्यूरमेट फ्यूमरेट में ऑक्सीकरण के दौरान ATP के अणु बनते हैं, कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर A सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्रेब्स चक्र में 5 कार्बन वाला यौगिक कौन है, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रेब्स चक्र का दूसरा वैकल्पिक नाम क्या है, तो सिट्रिक अम्ल चक्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम से कितने ATP अणु बनते हैं, 12, तो ऑप्शन नंबर यहाँ C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच कड़ी का कार्य करता है एसिटिल कोएंजाइम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में सक्सिनेट और का ऑक्सीकरण फ्यूमरेट में किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोजन प्लस के हटने से, ऑप्शन नंबर यहाँ A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि क्रेब्स चक्र में NAD का कार्य है, तो हाइड्रोजन प्लस को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। C6H12O6 टेल्स टू 2C3H4O3 प्लस H4H, तो ऑप्शन नंबर यहाँ D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस और TAC के चक्र कोश का द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया है 21, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलिसिस और बीटा ऑक्सीकरण में कड़ी का कार्य करता है, तो एस्टिल कोएंजाइम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे में प्रथम अपचयन होता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फोर ऑक्सीकरण का, ठीक है, तो का ऑक्सीकरण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एकोटिनेज एंजाइम में उत्प्रेरक खनिज है कौन है, तो याद रखना Fe आयरन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कार्बोहाइड्रेट्स के पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोज फास्फेट परफत में ATP अणु बनते हैं 36, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्रेब्स चक्र में मैलिक अम्ल बनता है, तो फ्यूमेरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेब्स चक्र से बनता है, क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 28 करेगी ऑक्सीडेटेड पेंटोज फास्फेट पाथ का किस स्थान पर होती है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एवं माइटोसॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है सप्त कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में और पर ऑक्सीसोम में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ D हो जाएगा A B दोनों। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा है कि एसिटाइल कोई से ग्लूकोज के बनने को क्या कहा जाता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बसी अम्लों का बीटा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं, बसी अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण होता है, तो रक्त में, हड्डियों में, या स्राव में, या बसा ऊतकों में, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बसा ऊतकों में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप देखेंगे D हो जाएगा। कैसे हो, D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है कि बीटा ऑक्सीकरण को दिया था, तो बीटा ऑक्सीकरण को दिया था नूप ने या कैल्विन ने या ब्लैकमैन ने या इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नूप ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बीटा ऑक्सीकरण चक्र का अंतिम उत्पाद होता है, तो याद रखना कौन सा, 2 कार्बन यौगिक, तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बीटा ऑक्सीकरण में बनता है एस्टल COA, तो ऑप्शन नंबर यहाँ B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की बीटा ऑक्सीकरण का श्वसन क्रिया के क्रेब्स चक्र में दोनों में कड़ी का कार्य करता है, कौन करता है, तो याद रखना कौन करता है, एस्टल
HCO, ए ऑप्शन नंबर आपका ए डी से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। और यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन चैप्टर आपके 4 पर, जिसका नाम है प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय। तो चैप्टर 4 से भी यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगी। देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनती है? यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्निथिन चक्र क्या कहलाता है? तो क्रेब्स हैंसलीट चक्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्निथिन चक्र के समय होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं यकृत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथिन चक्र में किस अवस्था पर एंजाइम और ऑर्जिनेज का उपयोग होता है? तो ऑर्जिनेज ऑर्निथिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि ऑर्निथिन चक्र की प्रतिक्रिया होती है तो यूरिया संश्लेषण हेतु यकृत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ 7, ऑर्निथिन चक्र में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है ऑर्जिनेज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथिन चक्र में किस जोड़ी के अपशिष्ट पदार्थ रक्त से बाहर निकाल लिए जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑर्निथिन चक्र संबंधित है तो उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑर्निथिन नामक एमिनो अम्ल मिलता है तो यूरिया संश्लेषण के माध्यमिक यौगिक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 दिया है कि ऑर्जिनेज एंजाइम अधिकांश मिलता है यकृत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल तथा वसाओं की अतिरिक्त मात्रा यकृत में कार्बोहाइड्रेट्स में एक घटना द्वारा बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजियोनेसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हम देख लेते हैं, कह रहा है कि यकृत में शर्करा से ग्लाइकोजन का संश्लेषण कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्लाइकोजेनोलिसिस का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय क्या है? तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत एक एंजाइम के प्रभाव में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में उत्प्रेरित होता है, वह है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण में से एमिनो ग्रुप हटता है और एमिनो था एक कीटो अम्ल बनता है, इसे क्या कहते हैं? तो एमिनोकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख ले, तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कह रहा है कि ऑर्निथिन चक्र में यकृत कोशिकाओं में हानिकारक अमोनिया यूरिया में बदलती है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ट्रांसएमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 18 की ट्रांसएमिनेशन का महत्व क्या है? तो याद रखना ये ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हम देख लेते हैं, कह रहा है कि फ्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण किया जा सकता है किसके? 2 प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि RM ए का अग्रदूत क्या है? तो आपको बताना है। तो यूरिडिटेट। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूरिन वलय का अग्रदूत कौन सा है? तो ग्लाइकोमाइन, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है, ग्लाइकोटाइड क्या है? तो ग्लाइकोटाइड है आपका नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज सर्कुलर प्लस फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5, यहाँ देख लेते हैं पाचन एवं श्वसन। ठीक है, पाचन एवं श्वसन के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दिया है कि निम्नलिखित में एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है? विटामिन सी है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावण होता है अग्न्याशय द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारनाल के किस भाग में वुनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो ग्रहणी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में उपस्थित एंजाइम होता है कौन सा? टाइलिन नामक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का स्कंदन करता है कौन? रेनिन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7,
कह रहा है कि कोम्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत का एंजाइम को ट्रिप्सनोजन को सक्रिय करता है एंटीरोकाइनेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में लैक्टोज पाया जाता है आंतरी रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचन एंजाइम है कौन सा, टिप्सिन, पेप्सिन, एरिडिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे का बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बेरी रोग किस कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। अच्छा क्वेश्चन है, बी सी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि लैंगरहंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पित्तरस का स्रावण होता है, पित्तरस का स्रावण किससे होता है, यकृत से होता है। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, फुंक ने किया था। तो ये फुंक द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी कमी से बेरी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस यानी सूखा रोग होता है। तो यहाँ पे पूछा है विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। तो पूछा है रतौंधी किस कमी से होता है, विटामिन ए की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो दूध, जैसे कि दूध को गर्म करते हैं उसमें थोड़ा बहुत विटामिन सी होता है, जबकि हालांकि क्वेश्चन आ सकता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है या बहुत न्यून मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, वही है विटामिन सी को गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अग्न्याशी रस में होता है कौन होता है, HCl, रेनिन, पेप्सिन, ये सभी होते हैं। तो आमाशयी रस में कौन से होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, HCl, ये सभी रस पाए जाते हैं। तो ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्धक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो जल में घुलनशील इससे पहले आपको बताए, आपको याद रखना बी और सी ओनली जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी अलावा जो भी हैं विटामिन वो सब बसा में घुलनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दी, तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देख ले, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, तो बसा का एम्प्लीफिकेशन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दुग्ध प्रोटीन है, तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा है, कैसीन है, यानी दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कैसीन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेयाशी रस होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिक्स किस ग्रंथि का स्राव है, तो लीवर कोहन की दरारें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में अवशोषण तल को बढ़ाने के लिए संरचना पाई जाती है विलाई। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस में एंजाइम होता है तो कौन सा, पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि मनुष्य के दांत होते हैं कितने, मनुष्य के दांत होते हैं फिर विषमदंती, गर्ददंती और द्विवारदंती। तो मनुष्य के दांतों के बहुत सारे प्रकार हैं, उसी प्रकार से इनमें भी ये तीनों प्रकार आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, जो बचपन में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, याद रखना 2 ही होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है, कोशिका में श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों में वायु से बाहर निकलने को क्या, फेफड़ों से वायु निकलने को क्या कहते हैं, निःश्वसन। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ने वाला पदार्थ कौन सा है, तो एसिटिल कोएंजाइम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में प्रवाही वायु होती है 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोराइड शिफ्ट परिवहन के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 34 सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है कि पैटेन कार्पस उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है, तो श्वसन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि स्वर रज्जु उपस्थित होता है तो लैरिक्स कंठ में। ठीक है, तो ऑप्शन जो गले में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस होता है तो कोशिका द्रव में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कोशिका अंगक जहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेट फास्फोराइलेशन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की अवस्था में डायाफ्राम कैसा होता है,
सिकुड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा, सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सांस लेने में वायु की जो मात्रा भीतर ली जाती है अथवा बाहर निकलती है क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रवाही आयतन कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी अणु बनते हैं 38, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 42 कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा प्रवाह संवाहित होती है बाइकार्बोनेट्स द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 43, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। वायु में पूछा है, ठीक है, तो 0.03%, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है प्रमस्तिष्क द्वारा या मध्य मस्तिष्क द्वारा, मैंडुला द्वारा या पश्चिम मस्तिष्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेड्यूला द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो कौन सा होता है यहाँ पे? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 46, फेफड़ों का वाह तरह बना होता है पेरिकार्डियल का, कॉर्डियम का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 47 और दिया, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन्स का वहन अंत में कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह रहा है कि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो तो ऑक्सीजन वक्र झुकेगा बाएं ओर या दाएं ओर, तो या दाएं ओर या मध्य में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दाएं ओर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, कह रहा है परिसंचरण का उत्सर्जन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको इसे पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। इसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं, इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर ही बचेगा जिसका नाम होगा शायद तंत्र का तंत्र एवं अंतरा की बचेगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर बने, इनको भी पढ़ लीजिए। नोट मैंने आपको बता ही दिया कि आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से आप नोट कर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी वीडियो पोस्ट करके आप सभी को लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जिससे कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ उसी प्रकार से आपका रिवीजन भी होता जाता है। इसे 1-2 बार देखेंगे तो आप याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आप खुद भी पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि कंट्री रज्जु स्थित होते हैं, तो कंट्री रज्जु स्थित होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हृदय के निलय में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है, कह रहा है कि एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है, तो एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 ऑक्सीजन के अणुओं का, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे लवण पूछा है, तो लवण जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है कौन है? यहाँ पे कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि हिस्टामिन का स्रावण होता है, तो हिस्टामिन का स्रावण होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसोफिल, ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि व्यक्ति का हृदय होता है, तो कैसा होता है व्यक्ति का हृदय, कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेसिजन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, हृदय का पेस मेकर होता है ऐसे नोड का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, वयस्क मानव में क्रमशः सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है, तो कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 8, कचेरकों में हृदय स्पंदन होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे कि हृदय में पेस सेंटर कहलाता है AB नॉट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेटर क्या कहलाता है? पेस सेटर कहलाता है AB नॉट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय स्पंदन आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियल चक्र की शुरुआत होती है किससे? तो क्वेश्चन नंबर 11 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आनंद संकुचन से। अगला क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कह रहा है कि हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य समांतराल होता है कितना? 0.1 सेकेंड या 0.5, 0.8 या 1.3 सेकेंड। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.8 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन होती है? केस का होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण विघटन वक्र होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा, सिग्माइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ए बी में होता है, रुधिर वर्ग ए बी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वाहिनी में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर, हेपेरिन द्वारा। क्या हो जाएगा, हेपेरिन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे कि रक्त का पीएच मान घटने पर SbO2 वियोजन पर वक्र विस्थापित होता है, दाईं ओर, बाईं ओर, या कभी दाईं ओर या कभी बाईं ओर, या अपवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 स्फिग्नो मैनोमीटर से मापते हैं, तो स्फिग्नो मैनोमीटर से क्या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, रुधिर दाब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि QRST का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, हृदय स्पंदन की दर से, सॉरी निलय संकुचन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि प्रथम हृदय ध्वनि है, तो प्रथम हृदय ध्वनि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, निलय संकुचन के आरंभ में विकसित लंब ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है पल्मोनरी शिरा में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन किस कपाल तंत्र का द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, 10वीं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विटामिन के कार्य करता है, के कार्य क्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे यानी पोटेशियम का कार्य क्या करता है, तो याद रखना क्या करता है, रुधिर स्पंदन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 25 और ये कह रहा है कि द्विवलनीय कपाल के बीच में होता है बाएं एलन, द्विवलनीय कपाल बीच में किसके होता है, दाएं एलन और बाएं नीले के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ होती हैं मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिरा में छोड़कर अन्य सभी किस सिरा को छोड़कर अन्य सभी अनऑक्सीकृत रुधिर होता है। तो पल्मोनरी सिरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। एक ही पल्मोनरी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सभी सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। और बात कर दूं धमनियों की, तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ एक की बहता है, वो क्या है, पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी से कहते हैं। उसमें क्या आता है, अशुद्ध रक्त बहता है। एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसे अपवाद भी कह सकते हैं, अपवाद। ठीक है, तो एक सिरा ऐसा है जिसमें आपके शुद्ध रक्त बहता है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अनऑक्सीकृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सिस्टोल के समय क्या होता है, आलिंद तथा निलय में संकुचन होता है या आलिंदो निलय के संकुचन होता है, निलय में एक संकुचन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलिंद तथा निलय में संकुचन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि उस उप की हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है जब, कब। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, महाधमनी के आरंभ होने के स्थान पर उपस्थित अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं जब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि डायस्टोल या डायस्टोल के समय क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका निलय में शिथिलन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे 1 देख लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है, तो 15 mmHg। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पे यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, और ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वृक्क के कार्य क्या हैं, पूछा है वृक्क के कार्य क्या हैं। तो याद रखना क्या है आपके ये तीनों यहाँ पे कार सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 34 यूरिया की सबसे कम मात्रा
होती है। तो यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है? तो वृक्क की शिरा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीपथ्य कुंडलित नलिका के ग्लोमेरुलर निस्यंद का रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा से तुलनात्मक रूप से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सवलीय मूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 36, ब्रश किनारा स्थित होता है। तो ब्रश किनारा स्थित होता है किस में होता है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ब्रश किनारा स्थित होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेनिन तंत्र का भाग है, क्या है जो स्रावित होता है? कौन है? जस्टाग्लोमेरुलर उपकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः ग्लोमेरुलर निस्यंद में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और यहाँ पे कह रहा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि रक्त वाहिकाओं में स्तनधारी में सामान्यतः सर्वाधिक मात्रा यूरिया ले जाती है। यकृत शिरा या यकृत धमनी या विकृत शिरा या यकृत निवाहिका शिरा। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत शिरा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि हैनले लूप पाई जाती है। तो यकृत में या आपका फेफड़े में या वृक्क में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क में। अगला क्वेश्चन है वृक्कों में कार्य किसको उत्सर्जित करना है? वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक लवण जलयुक्त द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो यार इसमें अमोनिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है कि ग्लोमेरुलर निस्यंद में प्लाज्मा की तुलना में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग द्वारा जल का अवशोषण नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे आंसर देखेंगे तो एंटी डाईयूरेटिल हार्मोन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कह रहा है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन होता है? आपका यूरिया। अगला क्वेश्चन, बोमेन कैप्सूल का द्रव कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुद्राणु रहित रुधिर प्लाज्मा। अंतिम क्वेश्चन है स्तनधारी वक्र में वोमेन कैप्सूल स्थित होता है कार्डेक्स में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। ये थे आपके कुल 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए। 7वां चैप्टर है यहाँ पे तंत्रिका एवं अंतरास्त्रान की। तो इसे आप स्वयं ही लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तेरे आपका क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर जो है नंबर 7, इसका नाम है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रान की। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे क्वेश्चन की, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट सभी के ले सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 16 क्वेश्चन है, और इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। सारे के सारे आंसर अभी मैं नीचे दिखा दूंगा, सारे के आंसर भी देखें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और भी आधे चैप्टर की भी आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराई दी जाती है। ठीक है, यहाँ से आप इन्हें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूरे टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 48 इसमें भी क्वेश्चन है, यहाँ से नोट कर लीजिए, और आंसर यहाँ पे आप नोट करिए। देखो नीचे आंसर दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लिख सकते हैं, और वीडियो को पुश करके यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।